हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम क्लासेस पर। देखिए, पिछली साइंस की क्लास में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 भागों में विभाजित किया था हमने, जियोजियम, डेडुनम और इलियम में। अब हम पढ़ते हैं। हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना अवशोषित होने एब्जॉर्प्शन करने के लिए आ गया, उसके बाद में खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर खाना जो मतलब हमने खाना खाया है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सक्रीशन के लिए जो पार्ट आएगा, जो पार्ट आएगा एक्सक्रीशन के लिए, वो कहाँ पे आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए कैसे, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में विभाजित थी ना, ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 भागों में 3 पार्ट्स में विभाजित है। जैसे एक पार्ट को बोलते हैं सीकम, उसको दूसरे को बोलते हैं कोलोन, और तीसरा हो रेक्टम। रेक्टम वह भाग होता है जिसमें हमारा हमारा मलमूत्र जमा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है? वेस्टेज। यहाँ पे वेस्टेज रहता है। देखो डिटेल में पढ़ते हैं बड़ी आंत को। बड़ी आंत करती क्या है, कैसे काम करती है, और हमारे उसमें डाइजेशन में इसके क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए हेडिंग डालिए बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत, इसका रेडियस डायमीटर, सॉरी, इसका डायमीटर व्यास, इसका डायमीटर व्यास अधिक होने के कारण इसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत कहते हैं। देखिए इसका कार्य क्या होता है, इसके ये क्या कर पता कार्य क्या करती है? पता है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। बहुत लोग समझते होंगे कि ये साइज में बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है, इसलिए बड़ी आंत बोलते हैं। नहीं, अगर साइज में देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लेकिन इसका डायमीटर बड़ा होता है, उसकी वजह से लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको। ड्यू टू द डायमीटर लॉन्ग्स। ठीक है, इसके कार्य लिखो। देखो ये क्या करती है, ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो पचता नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को एक्सक्रीट करने के साथ मिनरल्स यानी खनिज, व वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो करती है, हम देखो बहुत सारे जो हम जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जैसे बन जाता है हमारा, तो बहुत सारे जो एब्जॉर्प्शन होता है फूड का वो तो हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, लेकिन जो मिनरल्स और वाटर जो हमारा एब्जॉर्ब करता है बॉडी, वो करता है लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे साल्ट, मिनरल्स में जैसे साल्ट और वाटर को हमारा लार्ज इंटेस्टाइन वो करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखिए क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे मरोड़ के चलता है, जिसकी वजह से हमारा फूड जैसे हमारा फूड बनता है, जो होता है ना जो मलमूत्र के लिए आता है, जो एक्सक्रीट करने के लिए हमारा जो खाना आता है, अंदाजे फूड आता है, उसको ये मरोड़ के चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इसमें जो छिद्र होते हैं, हमारे जितने भी छिद्र होते हैं, वहाँ से पानी बोले तो पानी निकलता है। जैसे टॉयलेट आती है, वो क्या होते हैं? अनडाइजेस्टेड फूड की वजह से, जो लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से वाटर निकलता है, उसको कहते हैं। देखिए वाटर हमारा बॉडी क्या करता है, ऐसे एब्जॉर्ब करते रहते हैं। जो देखो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, खाने को जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निचोड़ता रहता है, अच्छी तरह से निचोड़ता रहता है। और तो हम बहुत से कहते हैं कि हमको मलमूत्र त्यागने में ना कभी कभी बहुत कठिनाई होती है, इसलिए बोला जाता है कि टाइम पर मलमूत्र त्यागना चाहिए। क्योंकि अगर वो हमारा एब्जॉर्प्शन करती रहेगी, लार्ज इंटेस्टाइन बढ़ती रहेगी, तो क्या करता है, उस वाटर को पूरे को एब्जॉर्ब करता रहता है, फिर हमको बहुत दिक्कत होती है जब एक्सक्रीट करने जाते हैं या फिर वेस्टेज के टाइम पर। ठीक है, देखो अगर टाइम से मलमूत्र न किया जाए, टाइम से मलमूत्र त्याग न करा जाए, तो हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बोले तो कब्ज। क्या हो जाती है? कब्ज। देखो मैं बताता हूँ कब्ज की बीमारी कैसे होती है। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन को क्या 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 होता है, इसका मीन क्या होता है? देखो मल का, वेस्टेज का, मल का आवश्यकता से अधिक
कठोर हो जाना, कठोर हो जाना, कब्ज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर टाइम से मलमूत्र न त्यागा जाएगा तो हमारा वो लार्ज इंटेस्टाइन मरोड़ती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उससे वाटर पूरी तरीके से निचोड़ जाता है, फिर बहुत ज़्यादा कब्ज होता है, जिसके वजह से हमको बहुत टाइट होता है मामला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डायरिया कैसे होता है। डायरिया, डायरिया स्पेलिंग आई थिंक, डायरिया, डायरिया, देखिए डायरिया होता क्या था, इसको हिंदी में बोलते हैं दस्त। देखो बड़ी आंत में, बड़ी आंत में बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण, संक्रमण के कारण, देखो ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है कि जो पानी का अवशोषित होना, पानी व खनिज का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। देखो क्या होता है, देखो लूज मोशन कैसे होते हैं, दस्त कैसे होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बड़ी आंत में ना ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया क्या होता है कि फिर हमारी बड़ी आंत होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, वो मरोड़ना बंद कर देती है, वो अपनी स्टेबल पोजीशन में आ जाती है, जिससे क्या होता है जो वाटर आएगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड आएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो वेस्टेज के लिए आता है, उससे फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। जब वाटर हमारी बॉडी को निकल नहीं पाएगा तो फिर क्या, वाटर सीधा सीधा लूज मोशन के तहत बाहर आएगा। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो इस लूज मोशन के जो शिकार हो जाते हैं, जो जिसने लूज मोशन हो जाते हैं, उनमें बोतल बहुत चढ़ाई जाती है वाटर की। क्यों? क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। अगर वाटर को हम निकालते रहेंगे डायरेक्ट, अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो उसको डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। जिस दस्त होने वाले लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम अक्सर बन जाती है। इसलिए बोला जाता है अगर दस्त होते हैं, किसी को लूज मोशन होते हैं, तो उस पर बोतल चढ़ाई दी जाती है। ठीक है, अब देखिए पाइल्स कैसे होता है, इससे रिलेटेड होता है पाइल्स, हिंदी बोलते हैं इसको बवासीर। देखो ये ब्लड वेसल्स होती है ना अपनी, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं हिंदी में रक्त वाहिनी, रक्त वाहिनियों, रक्त वाहिनियों के बड़े हो जाने के कारण, रक्त वाहिनियों के बड़े हो जाने के कारण, हो जाने के कारण मल के साथ, मल के साथ कभी कभी रक्त का स्राव हो जाता है, रक्त का स्राव हो जाता है, पाइल्स कहते हैं। देखो ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियों के बड़े हो जाने के कारण, ड्यू टू द लार्जमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स विद द एक्सक्रीज विद द वेस्टेज द ब्लड इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज पाइल्स। उसको क्या बोलते हैं? पाइल्स बोलते हैं। बवासीर उसको बोलते हैं। क्या होता है, रक्त वाहिनियां की बड़ी हो जाती है ना, तो मल के साथ साथ कभी खून निकलने लग जाता है, उसको बोलते हैं बवासीर हो गया। सबके होता है ये, किसी के निकलती हैं किसी के निकलती, लेकिन जिसके निकलती हैं उसको हो गया, जिसके नहीं निकलती उसके नहीं हुआ, लेकिन होता सबके है। ठीक है, देखो एक बीमारी और होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बाद, हार्निया। देखो हार्निया, हार्निया, हार्निया ऐसे होता है। देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने बहुत से देखा होगा कि किसी के ये होता है ना, जो हिंदी हिंदी में बोलते हैं इसको टूंडी होती है, जिसको टूंडी पेट स्टोमक बोलते हैं इसको, जैसे बाहर टूंडी होती है ना, उस पर कभी कभी सूजन आ जाती है, हार्निया की बीमारी होती है। वो होती कैसे, देखो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत या बड़ी आंत, इनकी लंबाई बढ़ जाने के कारण, इनकी लंबाई, लंबाई बढ़ जाने के कारण, बढ़ जाने के कारण, कारण यह शरीर के, जो शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उनमें प्रवेश करने लग जाती है, उनमें प्रवेश करने लग जाती हैं, लग जाती हैं। देखो
अगर कोई चीज़ हमारे पेट में बढ़ेगी, आगे छोटी आंत बड़ी आंत की लंबाई बढ़ेगी तो नाभि पर सूजन आएगी, टूंडी, सॉरी वो हिंदी ज़्यादा हिंदी में शब्द था, नाभि बोलते हैं उसको, नाभि पर सूजन आएगी, उसी को हार्निया कहते हैं। नाभि पर सूजन होना हार्निया कहलाता है। हम क्या उसमें, लेकिन होता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की क्या होने लग जाती है, लार्जमेंट, ड्यू टू द लार्जमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो आगे, देखो मनुष्य की जो बड़ी आंत होती है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखिए, जो मनुष्य की बड़ी आंत में, बड़ी आंत में देखिए वर्मी फॉर्म, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स मिलती है, अपेंडिक्स मिलती है, अपेंडिक्स मिलती है, जो मनुष्य के शाकाहारी प्रवृत्ति को दिखाती है, शाकाहारी प्रवृत्ति को दिखाती है, दिखाती है। क्या मतलब इसका, देखो क्या होता है, बड़ी आंत में कभी वर्मी, देखो बड़ी आंत में ना वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नाम की एक वो चीज होती है, वो क्या करती है, जो मनुष्य के साथ, देखो मैंने आपको बताया था पहले, जो मांसाहारी होने के क्या क्या वो सिम्टम्स बताए थे मैंने, कि एक तो कैनाइन दांतों का होना हमें मांसाहारी दिखाता है, और एलिमेंट्री कैनल का अपेक्षाकृत छोटा होना हमें मांसाहारी दिखाता है। लेकिन एक पॉइंट ये निकल के आया कि मनुष्य की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें क्या होता है कि अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स वर्मी फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमें शाकाहारी होने की प्रवृत्ति दिखाती है। बताओ कैसे, मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा कि अगर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स नहीं होगी तो क्या हम मांसाहारी क्यों नहीं है, शाकाहारी क्यों है। देखो आप लोगों ने देखा है, दो जो जानवर होते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था पहले अपनी किसी वीडियो में, कि दो जो जानवर होते हैं, एक तो होता है रैबिट खरगोश, और एक पिग सुअर, ये क्या करते हैं अपना मल खाते हैं। क्यों, क्योंकि देखो इनकी जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, ये अपेंडिक्स से होती है। हम सब की कहाँ से होती है, हमारी होती है एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से। देखो अपेंडिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे, खरगोश का भी, सबका। तो क्या होता है इनकी, देखो ये खाना खा लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करेगा, जो खाना एब्जॉर्ब होगा वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, लेकिन इनकी डाइजेशन होगी, सॉरी मैं क्या गलत बोल गया, जो खरगोश में और सुअर में जो डाइजेशन होगी ना, वो होगी इनकी अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे। अगर एक बार खाना डाइजेस्ट हो गया तो फिर क्या होता है, वो दोबारा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो निकलेगा नहीं, इसलिए मलमूत्र इसलिए खाना पड़ता है उन्हें, कि जो उन्होंने खाया, जो उन्होंने जो भी कुछ खाया, तो वो उन्होंने स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर दिया, हो गया यहाँ को निकाल दिया, कुछ पचा नहीं, क्यों उन्होंने भाई एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो डाइजेशन ही नहीं हुआ। जब डाइजेशन नहीं हुआ तो एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो जाएगा, डाइजेशन होगा उसका अपेंडिक्स में आके, अपेंडिक्स नाम की वो होती है इनमें खरगोश में। अपेंडिक्स में जब वो खाना खा लेते हैं, अब तो वो क्या करते हैं, फिर वो मल करते हैं, फिर वो मल को दोबारा खाते हैं। क्यों, क्योंकि फिर उसे निकालना पड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन होके, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन करती है, जब जाके वो जीवित रहते हैं। हमने देखा होगा कभी कभी, हम जैसे सुअर या फिर वो पाल लेते हैं या खरगोश ले आते हैं, जो अगर उनको मल न खाने दिया तो 18-19 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी वजह से हो जाती है, क्योंकि वो भूखे मर जाते हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं निकल पाएगा। क्यों, एब्जॉर्प्शन उसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डाइजेशन होता है उसका अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में डाइजेशन होने के बाद दोबारा उनको मल खाना पड़ता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना निकल सके और एब्जॉर्ब हो जाए। आई थिंक यू गेट योर आंसर दैट आई वाज आस्किंग टू यू। अब पढ़ते हैं, हमारा ये डाइजेशन ऑर्गन्स होते हैं। अब पढ़ते हैं भोजन के बारे में। ठीक है, भोजन में खाएंगे क्या क्या, भोजन देखिए इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं भोजन के, इसके मेन कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट एक होता है इसका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड होता है फैट। अच्छा, मेन कंपोनेंट इसके होते हैं, और एक होता है सेकेंडरी कंपोनेंट्स, सेकेंडरी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स जिनमें होता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड H2। देखो ये जो मेन कंपोनेंट है, देखो आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में या अपनी डेली दिनचर्या में आप कुछ भी फॉर्म में कुछ भी खा रहे हो, ये चीज़ें खाओगे बस, या फिर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे होंगे, या प्रोटीन खा रहे होंगे, या फैट खा रहे होंगे। इन्हीं चीज़ों से आपको मिलेगी विटामिन, मिनरल्स और वाटर। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, अगर आप गोलगप्पे भी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, भले से आप गोलगप्पे खा रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं। भले से आप बहुत सारा दूध पी रहे हैं, मेरी नज़र में आप प्रोटीन पी रहे हैं।
बहुत सारा में समझो तेल खा रहे हो तो मेरी नज़र में आप फैट खा रहे हो। आप तेल या पूड़ी नहीं खा रहे, पूड़ी में क्या लगा हुआ है, तेल, तो तेल ऑयल, ऑयल क्या होता है, फैट, फैटी एसिड। देखो प्रोटीन दूध में सब कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट में मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बहुत सारी ऐसी, जैसे मांस, मीट खा रहे हैं आप, सब कुछ मीट खा रहे हो, तो आप भले से मटन खा रहे हो, लेकिन मेरी नज़र में आप प्रोटीन खा रहे हो, फिश खा रहे हो तो मटन खा रहे हो, या मेरी नज़र में प्रोटीन ही खा रहे हो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले डालिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसको हिंदी में शर्करा बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, देखो इसको हिंदी में शर्करा, शर्करा, देखो, देखो ऐसे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनमें, जिनमें, देखो मैं लिख क्यों रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि पीपीटी बना के मैं यहाँ ले आऊँ और आके डिक्टेशन कर दूँ तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो इन चीज़ों को, तो मैं थ्योरेटिकल इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको इन चीज़ों को समझ सको। रटो ना, रटने के लिए यार इतना उम्र निकल गई, अब भी रटोगे। पीपीटी पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, पीपीटी पे इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, आके आगे सीधा आके कोई सीधा पढ़ देगा, ये शिकार बाटो सरकार कहते हैं। नॉलेज वो होती है समझने के लिए, समझना इससे जाता है कि आगे मास्टर क्या लिख रहा है, मास्टर जो लिख रहा है कहाँ से लिख रहा है, कैसे लिख रहा है। कंटेंट तैयार करते हैं, कंटेंट हमें पता है क्या पढ़ाना है। पीपीटी बनवाऊं तो मैं किसी अच्छी बुक को रेफर करके लिए अच्छी बुक आपके यहाँ छाप दूंगा, आप उसे रटते फिरना। समझिए लिख के आ रहा हूँ, इसलिए आप ये ना सोचें कि मैं हाँ सर पीपीटी पढ़ा के भी पढ़ा सकते हो, इसलिए थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको बेहतर समझ में आ सके। और आप नोट्स अच्छी तरह, मेरे हैंड नोट जो मैं लिख रहा हूँ उसके आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए और उनको रिवाइज कीजिए। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि विद्या क्या मांगती है, रिवाइज मांगती है, रिवीजन मांगती है। इन रिवीजन्स क्या करता है, मेक्स किसी भी आदमी को परफेक्ट बना देता है, ठीक है। देखिए ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनमें कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन O2 के इनका जो रेशियो होता है वो एक रेशियो, एक रेशियो, दो रेशियो एक होता है, ये रेशियो होता है इसका। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जिनमें कार्बन हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो तो इनका रेशियो हमेशा ये होता है। देखो जो कार्बन और हाइड्रोजन होती है ना, इट ऑलवेज, इट ऑलवेज गिव्स अस एनर्जी, ये हमें क्या देती है, हम एनर्जी देती है। देखो मेरी बात एक ध्यान से सुनिए आप लोग, देखो इसके रूप में हम क्या क्या खा सकते हैं, राइस, चावल, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, आलू, एक्सेट्रा। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सपोज करो आप एक्सरसाइज करते हो, जिम करते हो, मैं आपको सिर्फ चावल दूं, गेहूं दूं, मक्का दूं, ज्वार दूं, आलू, प्रोटीन का एक शब्द ना दूं, प्रोटीन शब्द का मतलब प्रोटीन का एक पार्टिकल भी ना खिलाऊं, तो आपकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगी, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। हाँ आपको एनर्जी बरकरार रहेगी कि आप जिम जा सको, लेकिन अपनी बॉडी को बना नहीं सकते। उनको बॉडी रिपेयरमेंट, देखो बॉडी रिपेयरमेंट करने के लिए और बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। लेकिन जिम कर सकें, प्रोटीन को खा सकें, क्यों, जब हमें एनर्जी होगी, और एनर्जी मिलती है इन चीज़ों से, शर्करा से, शर्करा बोलते हो कार्बोहाइड्रेट से। देखो ध्यान से आगे, देखो अब देख कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को भी तीन भागों में कार्बोहाइड्रेट, carbohydrates is divided, carbohydrate divided into three parts, into three parts। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसमें मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, नेक्स्ट होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, सैकेराइड, एंड तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे इस मोनोसैकेराइड को, ये क्या होता है, देखो ध्यान से जरा, ठीक है। पढ़ो मोनोसैकेराइड को, पढ़ते हैं सबसे पहले। देखो ये क्या होता है, मोनो का मतलब होता है केवल एक शर्करा का यूज हुआ है, केवल एक पार्टिकल्स का, एक सबस्टांस का यूज हो, सबस्टांस बोले उसको सैकेराइड, सैकेराइड बोले तो, सैकेराइड बोले तो एक शर्करा, किसने शर्करा का यूज हुआ है इसमें, एक का
शर्करा। देखो जो मोनोसेक्युलाइड होता है ना, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप होता है मोनोसेक्युलाइड। देखो भोजन के रूप में मनुष्य जितना भी कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करता है, उसे वास्तव में पाचन क्रिया में, देखो देखो खाने में हम जितने भी सैकोराइड को योग खाते हैं ना, जितना भी हम मोनोसैकोराइड खाते हैं, उसे वास्तव में पाचन क्रिया में किस में बदलता है? सैकोराइड में बदलता है। कौन? मोनोसैकोराइड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइसैकोराइड के बारे में। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइसैकोराइड। देखिए ये क्या होते हैं? ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड से बनते हैं, दो मोनोसैकेराइड से बनते हैं, सैकेराइड से बनते हैं। यह भी ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। देखो मैं एक चीज बताना भूल गया तुम्हें, जो मोनोसैकेराइड था ना, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है ग्लूकोज, नेक्स्ट होता है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, एक होता है थर्ड होता है गैलेक्टोज। ये पूरे के पूरे शर्करा होते हैं ये सब। देखो ग्लूकोज होता है ना, जो अंगूर में जो मिठास होती है ना, ये सब मीठे होते हैं। अंगूर में जो मिठास होती है वो ग्लूकोज में होती है, फ्रक्टोज में, सॉरी, फ्रक्टोज में क्या होता है? देखो आई थिंक आई एम जस्ट गेटिंग, हाँ हाँ, ग्लूकोज है, देखो ग्रेप्स शुगर होती है ना, जो अंगूर की मिठास होती है, ग्रेप्स शुगर में होती है, वो होती है अंगूर में। फ्रक्टोज में वो मिलती है, जो जो फलों में वो मिठास मिलती है ना, फ्रूट्स शुगर, वो मिलती है फ्रक्टोज में। देखो गैलेक्टोज में क्या मिलता है वो आप मुझे बताओगे, मैं इसको भूल गया हूँ अभी। गैलेक्टोज में क्या मिलता है? देखो बनता क्या क्या, मैं आगे चीज बताऊं मैं आपको, जैसे इनसे क्या चीजें हैं। देखो ठीक है, मैं आपको पेन बदल लेता हूँ, अब बताता हूँ, चलो अब पढ़ते हैं। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से बनता है, ग्लूकोज और लैक्टोज को आपस में मिला दिया जाए, इसको अगले पेज में लिखता हूँ, मैं दिख नहीं रहा यहाँ से। देखो सबसे पहले देखो, अगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज से बनता है लैक्टोज, सॉरी लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज इनसे बनता है सुक्रोज। देखो ग्लूकोज को, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इससे बनता है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपस में मिला दिया जाए तो इससे बनता है माल्टोस। किससे आप क्या बनता है? इससे माल्टोस। देखो देखो जो सुक्रोज होता है, ये सुक्रोज, इसको इसको कहते हैं केन शुगर, जो शुगर केन होता है ना, केन शुगर जो मिठास होती है, देखो है ना। और लैक्टोज से कहते हैं जो हमें मिल्क शुगर मिलता है ना, जैसे कि दूध में जो मिठास होती है ना, वो लैक्टोज में होती है। और जो सुक्रोज मिलती है, जो गन्ने में जो मिठास होती है, वो होती है हमें सुक्रोज में। और माल्टोज ये बनता है जो एल्कोहल बनता है ना, जिससे एल्कोहल, इट इज यूज, ये माल्टोज इज यूज्ड फॉर मेकिंग एल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, पढ़ते नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड। देखो ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे
देखो ध्यान से देखो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज के हजारों अणुओं से, हजारों सब पार्टिकल से मिलकर बने हों, ये क्या करते हैं, देखो पॉली होता है बहुत, पॉली माने क्या होता है, बहुत, सेकेराइड होता है शर्करा। जो हजारों शर्कराओं से मिलकर बना हो, जो बहुत सारे शर्करा से मिलकर बनता है, उन्हें पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, जो, अब मैं समझ गया ना, अब लेकिन कहना क्या चाहता हूं, जो ग्लूकोज के हजारों सेकेराइड से मिलकर बनता हो, उन्हें पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, देखो ये स्वाद में फीके होते हैं, स्वाद में ये फीके होता है, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइक, देखो सेलुलोज में आते हैं पेड़ पत्ते तने, पेड़ पत्ते तने। स्टार्च में आता है पौधों का जो संग्रहित, पौधों का जो संग्रहित भोजन होता है ना, वह। और ग्लाइकोजन में आता है जंतुओं का जो संग्रहित भोजन होता है। देखिए दोस्तों, आज मैंने तुम्हें बताया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में और ग्लूकोज के बारे में, मोनोपोल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। मैंने आपको बता दिया आज लार्ज इंटेस्टाइन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन्स के बारे में, फैट के बारे में, और बहुत सारी वो चीज़ें बताऊंगा जो हमारे चीज़ों को, जो जो सेकेंडरी एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, खाने में मिलते हैं, जैसे कि वाटर मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। अगर अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हमको फैट खाने से हार्ट अटैक कैसे पड़ता है। हमारा मेन उद्देश्य ये होगा कि हार्ट अटैक को समझा जाए ध्यान से, कि अटैक पड़ेगा कैसे, कौन क्या क्या एलडीएल होता है, क्या एचडीएल होता है, जिसकी वजह से हमें अटैक पड़ते हैं। लिपिड होते हैं जो जो हमें फैट से मिलते हैं। प्रोटीन से हमें क्या मिलती है, जो हमारा रिपेयरमेंट होती है, रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी होती है, जिससे हमारे बॉडी जो मसल्स बनती हैं। और फैट से क्या मिलता है, फैट से फैटी एसिड मिलता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड मिलता है। अमीनो एसिड क्या करता है, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए काम करता है। और फैट क्या करता है, हमारी फैटी एसिड का क्या करता है, जो हमारे जो मेन जो गाय का घी होता है, शरीर में फैट्स होते हैं, मिल्क में मिलता है। ये तो अच्छे से जो एचडीएल में आते हैं। लेकिन जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जो तेल होता है, सरसों का ऑयल होता है, इसमें एलडीएल मिलता है, जिसकी वजह से हमको स्ट्रोक्स बनना चालू हो जाते हैं, ब्लॉकेज बनते हैं वीन्स में, जिनकी वजह से हमें अटैक पड़ सकते हैं। अटैक पूरा पूरा कैसे पड़ेगा, अच्छी तरीके से कैसे मैं समझाऊंगा तो मैं कल कल आपको मेन कॉज बताऊंगा कि हार्ट अटैक पड़ेगा कैसे। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करें और शेयर करें। अच्छी लगा हो वीडियो तो कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई गलती हो तो उसमें कमेंट में बताएं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।